नमस्कार, करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, ओस्लो शांति समझौते और कैंप डेविड समझौते शब्द का उल्लेख कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में किया जाता है। क्यूबा, इजराइल, आयरलैंड या फिर म्यांमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। ओस्लो शांति समझौता और कैंप डेविड समझौता। पहला ओस्लो समझौता वर्ष 1993 में हुआ, जिसके अंतर्गत इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देने तथा हिंसक गतिविधियों को त्यागने पर सहमति प्रकट की। इनका उद्देश्य दो राज्य समाधान के वांछित लक्ष्य के साथ भविष्य की शांति वार्ता शुरू करना था। दोनों पक्षों ने दशकों से चले आ रहे अपने संघर्ष को समाप्त करने का भी निर्णय लिया। कैंप डेविड समझौते 1978 ने इजराइल और मिस्र के बीच ऐतिहासिक शांति संधि के लिए रूपरेखा तैयार की। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने हस्ताक्षर किए थे। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, एंजल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत 2012 में पेश किया गया था। 2. इसके तहत निजी कंपनियों को उनके उचित बाजार मूल्य से अधिक शेयर जारी करने के लिए प्राप्त अतिरिक्त राशि पर कर का भुगतान करना आवश्यक था। 3. बजट 2024-25 में स्टार्टअप्स में निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। एंजल टैक्स को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(7)(b) के माध्यम से 2012 में पेश किया गया था, अतः कथन 1 सही है। एंजल टैक्स से तात्पर्य सरकार द्वारा गैर सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई फंडिंग पर लगाया जाने वाला आयकर है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, अतः कथन 2 सही है। यह कर एंजल निवेश पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है और इसलिए इसे एंजल टैक्स कहा जाता है। बजट 2024-25 में स्टार्टअप्स में निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत यदि कोई व्यक्ति पुरुष या महिला श्रेणी में बदलाव के लिए आवेदन करना चाहता है तो लिंग पुष्टि देखभाल के रूप में चिकित्सा हस्तक्षेप का प्रमाण अनिवार्य है। 2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2020 के तहत शारीरिक परीक्षण गैर कानूनी है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 7 के तहत लिंग पुष्टि देखभाल, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, हार्मोन थेरेपी आदि के रूप में चिकित्सा हस्तक्षेप का प्रमाण अनिवार्य है यदि कोई व्यक्ति पुरुष या महिला श्रेणी में बदलाव के लिए आवेदन करना चाहता है, अतः कथन 1 सही है। हालांकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के तहत शारीरिक परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2023 में पूर्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में एक प्रतिक्रिया से पता चला कि लगभग 24,000 में से ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के लिए 3,225 आवेदन मंजूरी हेतु लंबित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चावल और गेहूं में संकर, जो कि मुख्य रूप से स्वपरागण वाली फसलें हैं तथा संकरण के लिए कम अनुकूल है, पारंपरिक रूप से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार रहा है। 2. धान के खेतों में पानी भरना और गेहूं के लिए बार बार जुताई करना किसानों द्वारा मुख्य रूप से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 3. आईआईटी मद्रास ने एक उत्परिवर्तित जीन के साथ चावल और गेहूं के संकर विकसित किए हैं, जो उन्हें विभिन्न खरपतवारों को लक्षित करने वाले शाकनाशी इमेजेथापायर का सामना करने में सक्षम बनाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। चावल और गेहूं में संकर, जो कि बड़े पैमाने पर स्वपरागण करने वाली फसलें हैं,
तथा संकरण के लिए कम अनुकूल है। पारंपरिक रूप से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार रहा है, अतः कथन एक सही है। धान के खेतों में पानी भरना और गेहूं के लिए बार बार जुताई करना किसानों द्वारा मुख्य रूप से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, अतः कथन दो सही है। दो निजी कंपनियों राइसटेक और माहिको ने एक उत्परिवर्तित जीन युक्त चावल तथा गेहूं के संकर किस्में विकसित की हैं, जिनके परिवर्तित डीएनए अनुक्रम उनके पौधों को इमेजेथापायर अनुप्रयोग को सहन करने में सक्षम बनाते हैं, जो खरपतवारों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी एक शाकनाशी है, अतः कथन तीन सही नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी जीएम नहीं बल्कि उत्परिवर्तन संकर के माध्यम से इमेजेथापायर सहिष्णु लक्षणों वाली चावल की किस्में प्रदान की। अगला प्रश्न, रबड़ के पेड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्राचीन ओल्मेक, माया और एस्टेक द्वारा पहली बार खोजे गए रबड़ के पेड़ से निकलने वाले लेटेक्स सैप का इस्तेमाल रबर की गेंद बनाने के लिए किया जाता था। 2. हेविया ब्रासिलियंसिस रबड़ वुड की एक प्रजाति है जो भारत, श्रीलंका और नेपाल में पाई जाती है। 3. घने जंगल की तुलना में रबर के पेड़ मिट्टी को पकड़ने में कम प्रभावी होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। रबर के पेड़। प्राचीन ओल्मेक, माया और एस्टेक द्वारा पहली बार खोजे गए रबर के पेड़ से निकलने वाले लेटेक्स सैप का इस्तेमाल रबर की गेंद बनाने के लिए किया जाता था, अतः कथन एक सही है। हेविया ब्रासिलियंसिस रबर वुड की एक प्रजाति है जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न क्षेत्र के वर्षावनों में पाई जाती है, जिसमें ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू और बोलीविया शामिल है, अतः कथन दो सही नहीं है। घने जंगल की तुलना में रबर के पेड़ मिट्टी को रोकने में कम प्रभावी होते हैं, अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्चिमी घाट विश्व के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। 2 वर्ष 2011 में पारिस्थितिकीविद माधव गिडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया। 3 वर्ष 2013 में कस्तूरी रंगन समिति ने पश्चिमी घाट के केवल 37% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित करने की सिफारिश की थी। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी तीन। पश्चिमी घाट यह विश्व के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है, अतः कथन एक सही है। वर्ष 2011 में पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया, अतः कथन दो सही है। गाडगिल समिति ने विश्व के 8 सर्वाधिक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉटों में से एक पश्चिमी घाट के बड़े हिस्से में निर्माण उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। वर्ष 2013 में कस्तूरी रंगन समिति ने पश्चिमी घाट के केवल 37% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित करने की सिफारिश की थी, अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक 5 लाख रुपए तक मासिक वेतन वाले पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक पाने के पात्र हैं। 2. दूसरी किस्त पाने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम से गुजरना होगा। 3. इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा और यह योजना 10 वर्ष तक चलेगी। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के मासिक वेतन वाले पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी को 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक की राशि प्राप्त करने का अधिकार है, अतः कथन एक सही नहीं है। दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम से गुजरना होगा, अतः कथन 2 सही है। इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को कवर करने की उम्मीद है
और यह योजना 2 वर्ष तक चलेगी। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ट्रिकल डाउन सिद्धांत के अनुसार जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो समुद्र वर्ग द्वारा खर्च में वृद्धि दूसरों के लिए रोजगार और आय सृजन करती है, जिससे अंततः मध्यम वर्ग को लाभ होता है। कथन 2, ट्रिकल डाउन का समर्थन करने वाले आर्थिक सिद्धांत को कुज़नेट वक्र द्वारा दर्शाया गया है, जो समाज में असमानता में वृद्धि और पुनः कमी के पैटर्न का वर्णन करता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है तो अमीर यानी समृद्ध वर्ग द्वारा खर्च में वृद्धि दूसरों के लिए रोजगार और आय उत्पन्न करती है, जिससे अंततः मध्यम वर्ग को लाभ होता है। अतः कथन 1 सही है। ट्रिकल डाउन का समर्थन करने वाले आर्थिक सिद्धांत को कुज़नेट वक्र द्वारा दर्शाया गया है, जो समाज में असमानता में वृद्धि और फिर कमी के पैटर्न का वर्णन करता है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, वेनेजुएला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट पर स्थित है। 2, यह उत्तर में कैरेबियन सागर व अटलांटिक महासागर, पूर्व में गुआना और दक्षिण में ब्राजील से घिरा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, यानी केवल पहला कथन गलत है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह उत्तर में कैरिबियन सागर व अटलांटिक महासागर, पूर्व में गुआना, दक्षिण में ब्राजील और दक्षिण पश्चिम व पश्चिम में कोलंबिया से घिरा है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पैंगोंग त्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह लद्दाख में 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक लंबी, संकरी, गहरी अंतर्देशीय झील है। 2, चीन और भारत के पास क्रमशः पैंगोंग त्सो झील का लगभग 1/3 और 2/3 हिस्सा है। 3, यह एक विवर्तनिक झील है जो तब बनी जब भारत गोंडवाना लैंड से पृथक हुआ और एशिया से टकराया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। पैंगोंग त्सो ट्रांस हिमालय में लद्दाख में 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक लंबी, संकरी, गहरी अंतर्देशीय झील है, अतः कथन 1 सही है। भारत और चीन के पास क्रमशः पैंगोंग त्सो झील का लगभग 1/3 तथा 2/3 हिस्सा है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह एक विवर्तनिक झील है जो तब बनी जब भारत गोंडवाना लैंड से पृथक होकर एशिया से टकराया और हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण करने के लिए एशियाई क्षेत्र पर दबाव बनाते हुए उस स्थान को विस्थापित कर दिया जो कभी टेथिस महासागर था, अतः कथन 3 सही है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क लेह की कराकोरम दर्रे से जोड़ती है, जो लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से अलग करता है। 2, दौलत बेग ओल्डी 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई का एक पठार है और इसका प्रयोग वायुसेना द्वारा आपूर्ति सामग्री गिराने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। दारबुक से 255 किलोमीटर लंबी सड़क 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो इस क्षेत्र के अंतिम भारतीय गांव श्योक तक जाती है। यह सड़क लेह को कराकोरम दर्रे से जोड़ती है, जो लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से अलग करता है, अतः कथन 1 सही है।
श्योक और काराकोरम दर्रों के बीच दौलत बेग ओल्डी स्थित है, जो 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक पठार है और यहाँ वायुसेना द्वारा आपूर्ति सामग्री गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड है। अतः कथन 2 सही है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। मेघ प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह तब होता है जब उष्ण पवनों की ऊर्ध्वगामी धाराएं वर्षा की बूंदों को गिरने से रोकती हैं, जिससे वे बड़ी हो जाती हैं, जबकि नीचे नई छोटी बूंदें बन जाती हैं। 2, यह प्रायः पहाड़ी इलाकों में उस क्षेत्र की जटिल स्थलाकृति जो भू आकृति उन्नयन को सुविधाजनक बनाती है के कारण होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।